ये वो तस्वीर है जिसे वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने तब खींचा था जब वो नेपच्यून की कक्षा को पार कर चुका था और हमारे सौर मंडल को छोड़ने की तैयारी कर रहा था। मेरी दृष्टि में ये अब तक ली गई सबसे गहन तस्वीरों में से एक है। अगर ये कहना गलत न हो कि ये वो तस्वीर है जो मनुष्य को सबसे अधिक विनम्र बना देती है। इसमें पृथ्वी दिखाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे कार्ल सेगन ने उसका वर्णन किया था, सूर्य की किरण में तैरते हुए धूल के एक कण के समान। ऐसी और भी विनम्र कर देने वाली तस्वीरें हैं, जैसे हबल डीप फील्ड की तस्वीर, जो आकाश के एक अत्यंत सूक्ष्म हिस्से को दर्शाती है, जिसका आकार उतना ही है जितना हाथ आगे बढ़ाने पर दिखाई देने वाले एक किशमिश के दाने का। उस तस्वीर में दिखाई देने वाले हजारों चमकते बिंदुओं में से प्रत्येक कोई तारा नहीं बल्कि एक पूरी आकाशगंगा है, और हर एक आकाशगंगा में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अरब तारे समाये हुए हैं। उनमें से सबसे धुंधले चमकते बिंदुओं में से कोई एक अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह पर रहने वाले किसी बाह्य ग्रही प्राणी की दृष्टि में हमारी मिल्की वे आकाशगंगा जैसा ही दिखाई दे सकता है, और हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा भी इस चित्र में दिखाई गई आकाशगंगा की तरह लगभग 400 अरब तारों से बनी हुई है, और कम से कम उतनी ही संख्या में ग्रह भी उसमें मौजूद है। हमारा तारा सूर्य उन अरबों तारों में से केवल एक है जो आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 1/3 से आधे रास्ते की दूरी पर स्थित है, और हम स्वयं एक अपेक्षाकृत छोटे ग्रह पर रहते हैं जो इस साधारण से तारे की परिक्रमा करता है, एक साधारण सी आकाशगंगा में, उस एकमात्र ब्रह्मांड के एक दूरस्थ कोने में जिसे हम जानते हैं। और मानव जाति पृथ्वी पर मौजूद कम से कम 90 लाख विभिन्न जीवन रूपों में से केवल एक है। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या हमारा कोई वास्तविक महत्व है, या हम केवल एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र पर बोझ है जो पहले ही हमारी बढ़ती और कभी न तृप्त होने वाली इच्छाओं के दबाव में है? ये सब अस्तित्व में कैसे आया, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, और इन सब का उद्देश्य क्या है? आइए आगे बढ़ने से पहले इन प्रश्नों पर थोड़ा और गहराई से विचार करें। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि हम वास्तव में केवल एक तुच्छ धूल कण हैं जिनका कोई विशेष ब्रह्मांडीय महत्व नहीं है। लेकिन किसी निष्कर्ष पर जल्दबाजी करने से पहले आइए एक कदम पीछे हटें और उस पर विचार करें जो हमारे सामने है। न केवल हमारे इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में होने की असंभवता पर ध्यान दें, बल्कि इस तथ्य पर भी कि प्रारंभ से ही ऐसा ब्रह्मांड कैसे बना जो हमें अपने भीतर समाहित कर सके। हम जो जानते हैं उसके अनुसार ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक विशाल विस्तारक विस्फोट में हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह संभव था कि ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैलता कि आकाशगंगाएं, तारे या यहाँ तक कि परमाणु जैसी कोई संरचना ही न बन पाती। ये भी संभव था कि इसका विस्तार बहुत धीमा होता और ये अपने ही जन्म बिंदु पर एक विलक्षणता में ढह जाता, एक सैद्धांतिक बिंदु, अंतरिक्ष समय में एक प्रकार का चीरा, जहाँ द्रव्यमान का घनत्व अनंत होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्मांड ऐसी गति से फैला कि उसका विस्तार पर्याप्त रूप से धीमा रहा, जिससे परमाणुओं और संरचनाओं का निर्माण संभव हो सका। और 13.8 अरब वर्ष बाद हम आज जो देखते हैं वही उसका परिणाम है। बिग बैंग के लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद पहले तारे अस्तित्व में आए। वे अपेक्षाकृत विशाल, अत्यंत चमकीले तारे थे जो अपना ईंधन बहुत तेजी से जलाते थे और लगभग पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। केवल कुछ 100 मिलियन वर्षों में ही उनका ईंधन समाप्त हो गया और वे सुपरनोवा विस्फोटों में फट गए। इन विस्फोटों के दौरान उन्होंने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे भारी तत्वों को ब्रह्मांड में बिखेर दिया। वे तत्व जो उन प्रारंभिक तारों के केंद्र में बने थे, लेकिन विस्फोट के बाद अंतरिक्ष में फैल गए। इन विस्फोटों के अवशेषों से निहारिकाएं बनी। ये निहारिकाएं पहले फट चुके अनेक तारों से समृद्ध हो चुकी थीं और वे नए युवा तारों की जन्मस्थली बन गई जो अपने पूर्वजों के अवशेषों से बने। इन्हीं नए बने तारों में से एक, जो पहले के विस्फोटों से समृद्ध था, हमारा सूर्य था। हमारा सूर्य संभव था ऐसी ही किसी निहारिका से बना। वे भारी तत्व जिन्हें केंद्रीय द्रव्यमान जिससे सूर्य बना पूरी तरह निगल नहीं सका, बचे हुए मलबे का हिस्सा बन गए और समय के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों में परिवर्तित हो गए। वहां पर्याप्त मात्रा में भारी तत्व मौजूद थे जिससे कुछ पथरीले ग्रह बन सके, और ऐसा ही एक पथरीला ग्रह अपने तारे से ऐसी दूरी पर स्थित था जहाँ तापमान ने पानी को, जो संभवतः ब्रह्मांड का सबसे उत्कृष्ट और सार्वभौमिक विलायक है, तरल अवस्था में अस्तित्व में रहने की अनुमति दी, जिससे अणुओं के आपसी संपर्क की परिस्थितियां बनी। यही वे परिस्थितियां थीं जिन्होंने जटिल रसायनों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इन जटिल रसायनों में से कुछ समूह, विशेष रूप से कार्बन आधारित यौगिक, जहां कार्बन एक अत्यंत लचीला परमाणु है जो अनेक अन्य परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है, ने ऐसी रासायनिक अंतःक्रियाओं को संभव बनाया जिनसे और भी जटिल अणु बने। और किसी प्रकार एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जिसे हम अभी पूरी तरह नहीं समझते, इन अणुओं ने मिलकर एक सरल आत्म प्रतिलिपि बनाने वाला अणु या एक आदिम कोशिका का निर्माण किया। इन कोशिकाओं ने सैकड़ों मिलियन वर्षों की विशाल समय रेखा में,
रासायनिक और अंततः जैविक उत्क्रांति की प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित और पर्यावरण से प्रभावित होकर जीवन के लगातार अधिक जटिल रूपों को जन्म दिया, और अरबों वर्षों के विकास के बाद इसका परिणाम वे अत्यंत जटिल जीवन रूप हैं जिन्हें हम आज देखते हैं। यदि हमारे सूर्य के बाहरी क्षेत्र में बृहस्पति जैसा कोई विशाल ग्रह मौजूद न होता, जो एक विशाल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है और सौर मंडल से लाखों बल्कि अरबों छोटे क्षुद्र ग्रहों और अन्य मलबों को साफ कर देता है, तो संभव है कि पृथ्वी पर जीवन कभी विकसित ही न हो पाता, क्योंकि ये मलबे लगातार पृथ्वी पर गिरते रहते। इसी प्रकार यदि लगभग 4 अरब वर्ष पहले मंगल के आकार का एक आदिम ग्रह, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया न होता और उससे हमारे चंद्रमा का निर्माण न हुआ होता, जो पृथ्वी की धुरी को स्थिर करता है और पूर्वानुमेय ऋतुओं को संभव बनाता है, तो जैसा जीवन हम आज जानते हैं वह या तो पूरी तरह अलग होता या शायद अस्तित्व में ही न होता। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास की किसी भी एक परिस्थिति को बदल दीजिए और हम आज यहाँ मौजूद नहीं होते। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदल दीजिए या सौर मंडल में भारी ग्रहों की स्थिति में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दीजिए, सूर्य को आज की तुलना में थोड़ा अधिक गर्म या थोड़ा ठंडा बना दीजिए और हम यहाँ नहीं होते। यदि उस विशाल क्षुद्र ग्रह की कक्षा थोड़ी भी बदल जाती जिसने हमारे स्तनपायी पूर्वजों के मुख्य प्रतिस्पर्धियों डायनासोरों का अंत कर दिया, यदि कुछ मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका नामक एक महाद्वीप की जलवायु में परिवर्तन न हुआ होता, जिससे पेड़ों पर रहने वाले वानरों को जंगल छोड़कर अफ्रीकी घास के मैदानों में जीवन के अनुरूप ढलना पड़ा, तो संभव है कि मानव जाति का कभी विकास ही न होता। यदि प्राकृतिक चयन की वो प्रक्रिया बदल जाती जिसने हमारे कुशल हाथों को आकार दिया, या हमारे आहार में परिवर्तन न हुआ होता, या वे जैविक और पर्यावरणीय कारक मौजूद न होते जिनसे बड़ा मस्तिष्क विकसित हुआ, तो हम आज के जैसे अत्यधिक बुद्धिमान, जिज्ञासु, नवोन्मेषी और संसाधनपूर्ण प्राणी कभी न बन पाते। और ये सभी विवरण उस मूल तथ्य को अभी छूते भी नहीं कि भौतिकी के नियम और ब्रह्मांडीय स्थिरांक स्वयं इस प्रकार स्थापित हैं कि परमाणुओं और विशाल संरचनाओं का निर्माण संभव हो सका और रसायन विज्ञान कार्य कर सका, जिसने प्रारंभ से ही जीवन के अस्तित्व की नींव रखी। किसी भी दृष्टिकोण से देखें, हमने एक ब्रह्मांडीय लॉटरी जीत ली है। हमें शाही पत्तों का हाथ मिला है। अब आप शिकायत कर सकते हैं, आप असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं, और ये समझ में आता है क्योंकि हमारी दुनिया में आज भी अत्यधिक पीड़ा मौजूद है। ये परिपूर्ण नहीं है और ना ही हमारी अस्तित्व के लिए सबसे उत्तम संभव परिस्थिति है। लेकिन ये तथ्य कि हम अस्तित्व में हैं, भले ही केवल एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो, शायद किसी भी गहन जांच के बाद भी एक अत्यंत असंभव घटना के अलावा कुछ नहीं है। आज तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं कि बिग बैंग से पहले क्या मौजूद था। संभव है कि ये प्रश्न स्वयं ही अर्थहीन हो, क्योंकि माना जाता है कि समय की उत्पत्ति स्वयं बिग बैंग के साथ हुई। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ये ऐसा पूछने जैसा है, उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। उसी तरह संभव है कि बिग बैंग से पहले जैसा कोई विचार ही अस्तित्व में ना हो। जब हम ये देखते हैं कि एक आकाशगंगा में सैकड़ों अरब तारे हैं और ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब आकाशगंगाएं हैं, तो क्या ये सोचना अहंकार नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड ही एकमात्र है? क्या ये संभव नहीं कि सैकड़ों अरब अन्य ब्रह्मांड भी हों, जिनके भौतिक स्थिरांक थोड़े अलग हों, जिनमें मुद्रास्फीति के समय क्वांटम उतार चढ़ाव कुछ भिन्न रहे हों और जिनसे पूरी तरह अलग अलग ब्रह्मांड जन्मे हों? अभी इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ना ही वैज्ञानिकों के बीच इस पर सहमति है। लेकिन मेरे लिए जो कुछ भी हम देख सकते हैं उसकी विशालता को देखते हुए ये मान लेना कि हमारा ब्रह्मांड ही एकमात्र है, कुछ हद तक अहंकारी प्रतीत होता है। क्या ये वही गलती हो सकती है जैसी हम अतीत में कई बार कर चुके हैं, जब हम मानते थे कि पृथ्वी ही केंद्र है, या सूर्य या हमारी आकाशगंगा ही पूरा ब्रह्मांड है? तो फिर जीवन की विशिष्टता का क्या? बाह्य ग्रहों से संबंधित आंकड़े संकेत देते हैं कि अधिकांश तारों के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। यदि ये सत्य है तो संभव है कि वहां खरबों ग्रह मौजूद हों। ऐसे में ये अत्यंत असंभव प्रतीत होता है कि केवल हमारी पृथ्वी ही जीवन को संजोए हुए हो। हालांकि उच्च स्तर का बुद्धिमान जीवन शायद कहीं अधिक दुर्लभ है। अब तक हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि हमारे जैसा बुद्धिमान जीवन ब्रह्मांड में कहीं और भी मौजूद है। आप कह सकते हैं इतने खरबों तारों के साथ निश्चित रूप से बहुत सी बुद्धिमान सभ्यताएं होनी चाहिए। ये संभव है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। जब हम अपने ही ग्रह पर बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व की असंभवता को देखते हैं तो ये संभव है कि ऐसी घटनाओं के ठीक उसी क्रम के दोहराए जाने की संभावना अत्यंत कम हो, शायद सैकड़ों अरब या यहाँ तक कि खरबों में एक। और यदि ऐसा है तो ये कल्पना से परे नहीं कि हम मिल्की वे आकाशगंगा में एकमात्र बुद्धिमान जीवन रूप हो सकते हैं और अन्य बुद्धिमान प्राणी हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हों, इतने दूर कि हम कभी उनके बारे में जान ही न सके। हमने तो अभी तक अपने ही सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह पर साधारण जीवन तक का पता नहीं लगाया है, बाह्य ग्रहों की तो बात ही क्या। एनरिको फर्मी ने यह प्रसिद्ध प्रश्न पूछा था,
वे कहाँ हैं? यदि बुद्धिमान जीवन रूप सामान्य होते तो उनमें से कुछ तो लाखों बल्कि अरबों वर्ष पहले ही विकसित हो चुके होते। हमारे अपने ग्रह पर प्रौद्योगिकी की घातीय प्रगति को देखते हुए क्या ये सोचना तर्कहीन नहीं कि उन प्राचीन बुद्धिमान सभ्यताओं में से कम कुछ ने हमें खोजने, हमसे संपर्क करने या यहाँ तक कि हमें देखने की क्षमता विकसित कर ली होती। ये कोई अत्यंत सशक्त तर्क नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात को उजागर करता है। भले ही हम अद्वितीय न हो, हम संभवतः अत्यंत दुर्लभ हैं। और जब हम उन अनगिनत सौभाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते हैं जो स्पष्ट रूप से हमारे पक्ष में घटित हुई, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति से लेकर हमारी विशाल चंद्रमा तक, तो ये दुर्लभता और भी गहरी प्रतीत होती है। पृथ्वी के झुकाव को स्थिर बनाए रखने से लेकर उस विशाल क्षुद्र ग्रह तक जिसने डायनासोरों को पूरी तरह सफाया कर दिया, ये सभी तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वास्तव में हम अत्यंत दुर्लभ हो सकते हैं। और यदि आप इस पर गहराई से विचार करें तो ये सचमुच चकित कर देने वाला है कि अपने अस्तित्व के केवल पिछले 500 वर्षों में ही हमने कितनी व्यापक समझ हासिल कर ली है। वास्तव में यदि लंदन के केंद्र से न्यूयॉर्क शहर के टाइम स्क्वायर तक की दूरी को पृथ्वी की पूरी आयु का प्रतीक मान लिया जाए तो मानव इतिहास का संपूर्ण लिखित काल इस दूरी के केवल अंतिम 5 मीटरों में समा जाएगा। आइंस्टीन ने कहा था कि इस ब्रह्मांड के बारे में सबसे अधिक रहस्यमय बात यह है कि इसे समझा जा सकता है। हम केवल इस ब्रह्मांड में रहते ही नहीं हैं, बल्कि हम उसी पदार्थ से बने हैं जिससे ये ब्रह्मांड स्वयं बना है। लेकिन जो बात हमें निर्जीव वस्तुओं से अलग करती प्रतीत होती है वो ये है कि अपनी इंद्रियों, भावनाओं और मस्तिष्क के माध्यम से हम शेष ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। हम उन असंख्य अनुभूतियों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो ब्रह्मांड हमें प्रदान करता है। और इस संबंध में शायद पृथ्वी पर कोई भी अन्य जीव हम जितनी गहराई से ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ नहीं है। कार्ल सैगन ने कहा था, हम जीवन के अर्थ के संरक्षक हैं और ये वास्तव में हम पर ही निर्भर करता है। क्या ये सचमुच मायने रखता है कि हम ब्रह्मांड की इस विशालता में केवल एक धूलकण हैं? क्या अर्थ या उद्देश्य पाने के लिए हमें किसी तरह का दिखावा करना आवश्यक है? क्या हमारा आपसी संबंध और हमारे अपने अस्तित्व की असाधारण संभावना पर्याप्त नहीं है? मैं केवल अनुमान ही लगा सकता हूँ, लेकिन संभव है कि ब्रह्मांड का उद्देश्य यही हो कि वो अपने कुछ अत्यंत दुर्लभ निवासियों को ये गहन संबंध प्रदान करे, ताकि कम से कम कुछ लोग अपने नाजुक और क्षणभंगुर अस्तित्व की सुंदरता को समझ सकें और ये जानने का प्रयास कर सकें कि ये सब कैसे अस्तित्व में आया। यदि ऐसा है तो ज्ञान का अर्जन करना और ब्रह्मांड को और बेहतर ढंग से समझना, उस ब्रह्मांड को जिसने स्वयं को हमारे जैसे कुछ गिने चुने प्राणियों के लिए समझने योग्य बना दिया, एक व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम केवल एक धूलकण हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान और चेतना की इस खोज यात्रा में भले ही केवल एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो, हम एक चमकता हुआ धूलकण बन सकते हैं।